Hi students, welcome back to my class, and today we are going to learn a new topic that is known as regression. और ये टॉपिक हमारा जो कोर्स है एडवांस डेटा एनालिटिक्स उसके अंडर में है. तो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. पहला टॉपिक है वेरिएबल्स, दूसरा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड सैम्पल, and the third topic is meaning of regression and regression line. So please note that it is very important for you people to understand about the concept of variables, population and sample, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो आपके लिए मुश्किल होगा regression और regression line को समझना. So please pay attention. So let us try to understand what is variable. So a variable is any characteristic or condition that takes on different values or levels that you intend to measure, record and analyze. So variable वो characteristic या condition होता है जो हमेशा अलग अलग value लेता है और जिसको आप measure करते हैं, record करते हैं, analyze करते हैं. जैसे कि अपना height हो गया, weight हो गया, working hours हो गए. तो height और weight हमेशा हमारी जब हम पैदा होते हैं तो हमारी एज के हिसाब से हमारी हाइट बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है. एक पॉइंट के बाद हमारा वेट कैसे घटता बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन आवर ईटिंग हैबिट्स. जैसा हम खाना खाते हैं, जितना हम वर्कआउट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, इस बात पे भी हमारा वेट डिपेंड करता है. और वर्किंग आवर्स, कभी हम 8 घंटे काम करते हैं, कभी हम 9 घंटे काम करते हैं, संडे में हम लोग काम नहीं करते, तो हमारे वर्किंग आवर्स भी हमेशा चेंज होए जा रही हैं. जैसे कि हमारा हाइट और वेट चेंज होता है एज के हिसाब से या अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से. Now let us move further and try to understand what are the types of variables. So variables are of two types, दो प्रकार के होते हैं, independent variable और dependent variable. So independent variable can be manipulated. What does it mean? कि हम इसमें changes कर सकते हैं, हम इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, increase कर सकते हैं, decrease कर सकते हैं. दूसरा characteristics क्या है इसका? It has effect on डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमेशा इफेक्ट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे. एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? इट कैन बी मेजर्ड. इसको हम नाप सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं. दूसरा, इट इज़ एज्यूम टू बी अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये हम मान के चलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में कि उस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव पड़ने वाला है. कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. पहला एग्जाम्पल है जैसे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वर्किंग आवर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़. सो वर्किंग आवर्स क्या हो गया यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और परफॉर्मेंस क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों हुआ ये? क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स अगर घटेंगे या बढ़ेंगे, अगर हम किसी दिन 8 घंटे काम करते हैं या किसी दिन 10 घंटे काम करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे हमारी. तो इसलिए वर्किंग आवर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और परफॉर्मेंस क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. इन्फ्लुएंस ऑफ योगा ऑन फिटनेस ऑफ स्टूडेंट्स. सो इफ सपोज वी आर डूइंग योगा डेली देन इट मीन्स दैट वी विल बी मोर फिटर. अगर हम कभी कभी योगा करते हैं तो हम थोड़ा सा कम फिट होंगे, और अगर हम बिल्कुल भी योगा नहीं करते तो हमारी कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी बॉडी में. तो योगा हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फिटनेस क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल. तो योगा डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको इफेक्ट कर रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल को. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन. देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है. अ पॉपुलेशन इज एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन. पॉपुलेशन इज द लार्जर होल फ्रॉम विच द सैम्पल इज सिलेक्टेड. सो पॉपुलेशन क्या होता है? एक ग्रुप होता है लोगों का जिनमें कुछ ना कुछ समानता होती है, एक या दो तरह की. तो वो समानता क्या हो सकती है? जेंडर की हो सकती है, वो समानता एज की हो सकती है, वो समानता एक टाइप के सैलरी की हो सकती है, वो समानता एक की क्लास में पढ़ने वाली भी हो सकती है. सो मे बी दे आर स्टडिंग इन द सेम स्टैंडर्ड. तो वो पॉपुलेशन होता है. तो उसमें कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक, एक या दो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा सिमिलर रहेंगी. और सैम्पल क्या होता है? A sample is any part of a fully defined population. A sample is the subset of people, items or events from a larger population that you collect and analyze to make inferences. तो सैम्पल हमेशा पार्ट रहेगा पॉपुलेशन का और हमेशा हम इसको पॉपुलेशन से कलेक्ट करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे इन्फ्रेंस करने के लिए.
पर हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सैम्पल की? क्योंकि अगर मुझे किसी भी इंडिविजुअल के या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, उनके बिहेवियर पैटर्न के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में मुझे जानना है, मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ और मेरे बॉस ने मुझे बोला कि तुम फाइंड आउट करो कि अगर जो हमारी कैंटीन है उसके बारे में लोगों का क्या एटीट्यूड है। तो अगर मेरी कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि मेरे लिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना, मैं अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, वो अगर 1000 लोग हैं उनमें से 100 लोगों को ले लूँगी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सैम्पल। और इसमें पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या सिमिलर है कि सब लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। अभी देखिए ये पूरा का पूरा जो बड़ा सर्कल है ये हो गया पॉपुलेशन, एंड जो ये स्मॉल सर्कल है दैट इज सैम्पल। सो सैम्पल इज पार्ट ऑफ population. Now there are two types of sampling methods, probability sampling and non-probability sampling. So probability sampling में क्या होता है, जब हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है सिलेक्ट होने की, तो कोई भी इंडिविजुअल सेलेक्ट हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि उसका नंबर नहीं आएगा, मतलब किसी का भी नंबर आ सकता है। सो सबको बराबर का मौका मिलता है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वो नहीं होता। अभी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सिंपल रैंडम होता है, स्ट्रैटिफाई होता है। सिंपल रैंडम में क्या होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है कि अगर मुझे 100 लोगों का, जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी, अगर मुझे 100 लोग सेलेक्ट करने हैं किसी भी पॉपुलेशन में से, तो मैं क्या करूँगी, चिट बना लूँगी पूरी पॉपुलेशन की और फिर उसमें से 100 लोगों की चिट निकाल लूँगी। तो उससे क्या हो जाएगा, सब लोगों को इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का। और स्ट्रैटिफाइड सैम्पल क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड में जो मैंने 100 लोग निकाले फिर मैं उनको अलग अलग स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे कि जेंडर वाइज मैं जो 100 लोगों को मैंने निकाला है तो मैं उसको जो मेल है उनको अलग रख लूँगी, फीमेल्स को अलग रख लूँगी, या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं उनको स्ट्रेटा में डिवाइड कर दूँगी। तो वो होता है स्ट्रैटिफाइड। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम यहाँ पे दो तरह की समझेंगे, पर्पज़िव और कन्वीनियंस। सो पर्पज़िव सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम किसी पर्पज़ की वजह से या कोई हमारा उद्देश्य होता है कोई सैंपल कलेक्ट करने का, तो इसलिए हम कलेक्ट करते हैं। तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्यों आती है, अगर मुझे अपनी कंपनी में किसी एम्प्लॉय के बारे में पता करना है कि उसका एटीट्यूड क्या है, फॉर जो पहले वाले एग्जांपल में कि कैंटीन के प्रति, बट मुझे खाली वही एम्प्लॉय चाहिए जिनकी इनकम 50,000 से ऊपर है, तो मैं खाली वही एम्प्लॉय के पास जाऊँगी जिनकी 50,000 से ऊपर इनकम है। तो मेरा सैम्पलिंग मेथड क्या हो गया, पर्पज़िव। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, जब हम अपनी सहूलियत देखते हैं, अपने लिए जो हमारे लिए इजी होता करना है और हम उसको ही सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर मुझे सैंपल कलेक्ट करना है स्कूलों का, तो मैं क्या देखूंगी, अपने कन्वीनियंस के लिए जो स्कूल मेरे घर के आसपास होंगे तो मैं उन स्कूलों से जाके सैंपल कलेक्ट कर लूँगी। तो ये होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अभी देखते हैं सैम्पलिंग एरर। सो इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल एरर दैट अकर्स when the selected sample does not truly represent the entire population। तो सैम्पलिंग एरर कब होता है, जो हमने सैंपल सिलेक्ट किया है अगर वो ढंग से ट्रूथफुल तरीके से जो हमारा पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब सैंपल और पॉपुलेशन में फ़र्क है, हमारा पॉपुलेशन तो कुछ और है पर जो हमारा सैंपल है वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होता है सैम्पलिंग एरर। अभी एग्जाम्पल समझते हैं सैम्पलिंग एरर का। Suppose Netflix wants to find the viewership of a program that is aired twice a week. The Netflix need to determine the samples that can represent various types of viewers. They may have to consider factors such like age, level of education, gender, etc. अगर सपोज नेटफ्लिक्स जो हमारा OTT चैनल है उसने कोई प्रोग्राम उसका टीवी पे आ रहा है और वो चाह रहा है कि कितने लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उसको अगर सैंपल वो कलेक्ट करेगा तो उसको ये वाले सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, एज, लेवल ऑफ एजुकेशन, जेंडर, क्योंकि जो हमारा व्यूअर है वो तो अलग अलग एज को बिलोंग करता है ना। अगर हम सैंपल सेलेक्ट करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलती से एक ही टाइप की एज के सैंपल कलेक्ट करें, तो फिर हमारे पास जो व्यूअरशिप का डेटा आएगा वो रॉन्ग होगा। या हम खाली मेल से सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मेल और फीमेल का भी अलग अलग व्यूअरशिप रहेगी, तो हमें सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए सैंपल कलेक्ट करना है। तो जैसे इसमें एग्जांपल है, बिकॉज पीपल बिटवीन द एज ऑफ 14 to 18 years विल हैव मोर टाइम टू वॉच द प्रोग्राम व्हेन कंपेयर टू द पीपल बिटवीन द एज 18 to 35 years।
क्योंकि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ही एज कैटेगरी का सैंपल ले लेंगे तो हमारे पास गलत सैंपल क्यों आएगा, क्योंकि कुछ एज ग्रुप टीवी ज़्यादा देखते हैं, प्रोग्राम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उनके पास खाली समय ज़्यादा होता है, और कुछ एज ग्रुप बिल्कुल बहुत बिजी रहते हैं तो बहुत सिलेक्टिव होते हैं प्रोग्राम देखने के। तो अगर हम ये वाली चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारे पास सैम्पलिंग एरर होगा। सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट to draw sample proportionately, otherwise it will not be a representative sample. So इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप सैम्पल कलेक्ट करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप proportionately कलेक्ट कर रहे हैं। Okay, let's move on to our next topic, regression. So what is regression? It is a process of determining the relationship between one or more independent variable with one dependent variable. तो इसमें हम क्या समझने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप किसके बीच में, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। जैसे कि प्रिडिक्टिंग द हाइट ऑफ अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर एज, तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एज। क्योंकि 10 साल के बच्चे की हाइट अगर 4 फीट 1 इंच है तो हम उसकी हाइट 18 साल की उम्र में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसकी ग्रोथ चल रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा है हाइट पे। सेकेंड एग्जाम्पल है प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ द कार ऑन द बेसिस ऑफ कार मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, माइलेज, इंजन पावर। तो जैसे ये सारे के सारे कार मॉडल, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, माइलेज, इंजन पावर सब क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस ऑफ द कार, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि हमारा कार का मॉडल क्या है, उसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उसका पावर क्या है इंजन का, ये सब इफेक्ट करते हैं कार को प्राइस करने में। तो ये जो जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन। ये दिख रहा है आपको ये फिगर में, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये होता है वाई एक्सिस होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो क्या मानी जाती है, रिग्रेशन लाइन। और रिग्रेशन कैन बी पॉजिटिव, रिग्रेशन कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव रिग्रेशन क्या होता है, व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिग्रेशन। बट अगर उल्टा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ने पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू घटती है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिग्रेशन। आइए अब अभी हम ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं with the help of spreadsheet easily. It is a very easy thing. तो मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये पहला जो हमारा एग्जाम्पल है ये पॉजिटिव रिग्रेशन का है, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नंबर ऑफ कॉइन्स एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मास विच इज़ गिवन इन ग्राम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स हो गए 1, 2 से लेके 10 तक हमारे हाईएस्ट नंबर, और ये इनका वेट हो गया ग्राम्स में। तो हमें अगर इसका रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द डेटा दैट वी नीड टू ड्रॉ रिग्रेशन लाइन, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, देन वी विल क्लिक ऑन द चार्ट। अभी हम चार्ट में आ गए, तो अगर ये स्कैटर चार्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, ये पर हमें क्या चूज़ करना है, वी हैव टू चूज़ स्कैटर चार्ट एंड देन वी विल कस्टमाइज इट। So chart style, first of all we'll go, we can change the background color. So I am liking, suppose for example I like this color, so I'll choose this color, and then chart and axis title also I can, if suppose I want to give the title in this color, red color, then I can choose this. Then series में what I'll do, again I can choose different color, I'll choose the red color क्योंकि हमने red color पे इसकी heading दी है। and then data labels पे I'll click so that I'll know that ये जो भी dots हैं what are the values they are carrying, और फिर मैं trend line पे भी क्लिक कर दूँगी जिससे कि लाइन भी मुझे दिखे कि रिग्रेशन लाइन क्या है अपनी, और फिर ये मेरा खत्म हो गया। इसमें और भी आप बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कस्टमाइज करने के, तो यू कैन यूज़ ऑल द ऑप्शन दैट यू विश टू यूज़। आई हैव यूज्ड ओनली दीज थिंग्स। तो ये हमारा रिग्रेशन लाइन हो गया विच इज़ फॉर पॉजिटिव रिग्रेशन। मैं थोड़ा सा इसको जो हमारा टेबल है उसके हिसाब से छोटा कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव रिग्रेशन लाइन ड्रॉ हो गया।
अभी नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ नेगेटिव वाला। तो ये नेगेटिव जो रिग्रेशन वाले में एग्जांपल क्या है, ये तो डिमांड है प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड हो गई और उसका प्राइस, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रिग्रेशन। तो अभी अगेन व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल सेलेक्ट द डेटा दैट वी नीड टू ड्रॉ रिग्रेशन लाइन, और फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, विल क्लिक ऑन द चार्ट पे, again scatter chart we have to select, then we will go to customize, again I'll change the color, let me take now this color, okay। फिर मैं जाऊंगी चार्ट एंड एक्सेस स्टाइल में, now here also, so this is fine। अभी let me, I'll choose different color here, let us try to choose this color too, और ये सर्कल फिर मैं डेटा लेबल्स दूंगी, एंड देन आई कैन चूज़ दिस ट्रेंड लाइन सो दैट आई विल कम टू नो कि भाई क्या लाइन ड्रॉ हो रही है। फिर आई क्लोज इट, अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल रिड्यूस द साइज सो दैट इट लुक्स नाइस, आई विल शिफ्ट इट टू हियर। अभी आप अगर दोनों को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि दोनों का चार्ट का जो लाइन है टोटली अपोजिट जा रही है, बिकॉज दिस इज गोइंग पॉजिटिवली, सो एज वन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ कॉइन्स आर इंक्रीजिंग, तो इसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, पॉपुलेशन एंड सैम्पल, and what is regression and how to draw regression line with the help of spreadsheet. Hope you have understood the topic nicely. Thank you.